हेलो व्यूअर्स, द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मराठा स्टार्ट किए थे, और उसमें हमने सारे पेशवाओं को क्रमबद्ध तरीके से देखे थे। और उसके आगे हम आज बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में, मराठा प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो हमने इससे पहले वाले में जैसे कि आपको बताया अभी कि पेशवाओं के बारे में चर्चा की, तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए और ऑल का ऑप्शन चूज़ करिए, ताकि हम जब भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेके आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है। तो हमने इससे पहले जैसे चर्चा की थी कि तो मराठा में हम देखे थे कि नारायण राव जो रहता है, तो नारायण राव की हत्या कर देता है कौन? रघुनाथ राव। और वो हत्या करने का कारण रहता है कि इसकी हत्या कर दूंगा, उसके बाद मैं पेशवा बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। नारायण राव का जो अल्पवयस्क पुत्र रहता है माधव राव सेकेंड, तो माधव राव सेकेंड पेशवा बन जाता है। ठीक है। अब वह अल्पवयस्क रहता है तो उसके शासन कार्यों के संचालन के लिए एक परिषद का भी गठन करता है, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है। 12वीं परिषद जो रहती है, ठीक, तो उसका गठन किया जाता है। तो जैसे ही माधवराव सेकंड पेशवा बन जाता है, तो इन सब चीज़ों से रघुनाथ राव निराश हो जाता है और वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है, अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है, उनके साथ संधि करता है। सूरत की संधि 1775। ठीक है, सूरत की संधि करता है। तो इस संधि के पश्चात अंग्रेज जो है मराठा प्रशासन में हस्तक्षेप का प्रयास करते हैं, वहाँ पर हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो इसी क्रम में युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो रहा है 1775 से 82 तक चलता है। ठीक है, 82 में समाप्त होता है। तो ये युद्ध जो है अंग्रेज़ों के महत्वाकांक्षा का परिणाम रहता है। ठीक है, ये युद्ध जो है अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा का परिणाम रहता है, क्योंकि अब जो बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं, ये भी वैसा ही लाभ लेने का प्रयास करते हैं जैसा कि बंगाल में गवर्नर क्लाइव लेता है। कैसे लेता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक लाभ लेने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी बॉम्बे में भी ब्रिटिश अधिकारी ऐसा ही प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में ये युद्ध होता है सर। और ये युद्ध जो है 1882 में सालबाई की संधि, इसको याद रख लीजिएगा। ये हमने पहले भी जब मैसूर पढ़ाए थे वहाँ पर भी आपको बताए थे सालबाई की संधि 1882। तो ये युद्ध सालबाई की संधि 1882 में इसकी परिणति के रूप में सामने आता है, और यहाँ पर ये युद्ध समाप्त होता है। तो 1882 में होता है। इसकी बात की जाए 1882 की, ऐसी मतलब ये संधि क्यों हो रही है, तो जैसा कि हमने इससे पहले भी देखे थे कि 1880-81 का समय जो रहता है अंग्रेजों के लिए काफ़ी संकट का समय रहता है, भारतीय परिक्षेत्र में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में भी। भारतीय परिक्षेत्र में जैसे कि हमने देखे थे कि यहाँ पर इनके खिलाफ में त्रिगुट बना हुआ है, अंग्रेज़ों के खिलाफ में मैसूर, निजाम, मराठा, इनका त्रिगुट काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जिसमें अंग्रेज़ों की पराजय होगी। तो इसके बारे में हमने मैसूर का जब युद्ध पढ़े थे, मतलब मैसूर पर नियंत्रण की प्रक्रिया पढ़े थे, तो उसमें डिटेल में बात की थे। तो हम उसकी चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर संकट का समय चल रहा है, तो इसी क्रम में ये सालबाई की संधि करते हैं। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन रहता है, तो वारेन हेस्टिंग रहता है। वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग इस समय बंगाल का गवर्नर है। और इस संधि के माध्यम से जो ये संधि हो गई है, ठीक। अब ये तो युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके पश्चात जो है कर 1795 में बाजीराव सेकेंड 1795 में पेशवा बनता है। 1795 में। चलिए इसको ऊपर बढ़िया से समझते चलते हैं। ठीक है, तो पेशवा कौन बन रहा है 1795 में? बाजीराव सेकेंड। ये तो युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात चर्चा कर ली हमने। ठीक है, तो अब पेशवा है पेशवा बाजीराव सेकेंड 1795 में बनता है।
और ये 1818 तक रहता है। ठीक है, 1818 तक है ये। फिर जैसे ये अंतिम मराठा पेशवा है, पॉइंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है अंतिम मराठा पेशवा कौन था, तो बाजीराव सेकेंड है। अब बाजीराव सेकेंड अंतिम मराठा पेशवा है। ठीक है, अंतिम, ये जो है अंतिम मराठा पेशवा है। और ये बाजीराव सेकेंड जो है, इसको एक मराठा सरदार रहता है होलकर, तो होलकर के द्वारा इसको चुनौती दी जाती है, मराठाओं के द्वारा इसको चुनौती दी जाती है। तो इसको जैसे ही मराठाओं के द्वारा चुनौती मिलती है, तो ये मराठाओं के द्वारा चुनौती मिलती है तो ये भागकर अंग्रेज़ों के पास चला जाता है, अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। चूँकि ये जो बाजीराव सेकेंड है, ये उसी रघुनाथ राव का बेटा है जिसने नारायण राव की हत्या की थी। जैसे रघुनाथ राव भी चला गया था अंग्रेज़ों की शरण में, ये भी अंग्रेज़ों की शरण में चला जाता है और उनके साथ संधि करता है, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि 1802, ये याद रखते चलिएगा। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। ठीक है, इस समय पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकेंड था। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजली था, वेलेजली। ठीक है, तो वेलेजली के साथ ये संधि करता है। क्योंकि इसी क्रम में ये जो वेलेजली है, ये भी सहायक संधि, ये भी सहायक संधि चलाया हुआ होता है। सहायक संधि के माध्यम से अन्य राज्यों को अपने पक्ष में करता है, उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्रदान करके। तो आप बेसिन की संधि को भी एक प्रकार की सहायक संधि मान लीजिए, जिसके तहत जो है वेलेजली इनसे वादा करता, इनके क्षेत्र में, जैसे कि पुणे, तो पुणे में ब्रिटिश सेना रखने की बात करता है। ठीक है, और इस सेना के खर्च के लिए इनसे मराठों से 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से इनसे लेता है। ठीक है, तो ये जो बेसिन की संधि हुई है, ये मराठों के लिए एक अपमान, मराठा जो है इसको अपमानजनक संधि मानते हैं अपने लिए, और अपमानजनक संधि मानते हैं। तो इसी क्रम में फिर युद्ध प्रारंभ होता है। तो इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ होता है। तो वो युद्ध होता है 1803 से 5 तक चलता है। ठीक है, 1803 से 5 तक चलता है। इस समय भी 1803 से 5 तक चलता है। ठीक, इस समय भी गवर्नर जनरल कौन है? वेलेजली ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। ठीक है, युद्ध चल रहा है 1803 से 5। इस समय भी कौन? वेलेजली ही, वेलेजली गवर्नर जनरल है। तो वेलेजली इस युद्ध में जब वो होती है, इसकी विजय होती है, या इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वेलेजली जो है विभिन्न मराठा सरदारों से अलग अलग संधि करता है। अलग अलग संधि कैसे विभिन्न मराठा सरदारों से? तो जैसे मराठा सरदार रहते हैं, सिंधिया हो गया, होलकर हो गया। ठीक है, तो सिंधियाओं के साथ सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव की संधि करता है। होलकरों के साथ राजपुर घाट की संधि करता है। सॉरी, ये इधर राजपुर घाट की संधि करता है। राजपुर घाट की संधि करता है। ये हो गया सिंधिया। होलकर भोसलों के साथ भी करता है। तो भोसले जो रहते हैं, भोसले के साथ संधि करता है। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि। तो विभिन्न मराठाओं के साथ अलग अलग संधि करता है। भोसलों के साथ देवगांव की संधि, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा कई बार मैच करने भी आ जाता है एग्जाम्स में। सीधे सीधे दे देंगे, एक साइड भोसले दे दिया, एक मतलब एक साइड मराठा राजाओं के मतलब वो दे दिया कि कौन कौन से मराठा राजा है।
ठीक है। तो सिंधिया दे दिया, भोसले दे दिया, होलकर दे दिया, एक साइड देवगांव, सुरजीगंज, जनगांव की और राजपुर घाट की, और इनको मैच करने बोलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध की बात। इसके पश्चात आगे बात करते हैं। इसके पश्चात आगे चलकर जिस समय हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल रहता है, उस टाइम की बात है। तो हेस्टिंग्स जिस समय गवर्नर जनरल रहता है, उस टाइम पिंडारी रहते हैं, पिंडारी जो कि लुटेरे होते हैं। ये पिंडारी जो है मराठा साम्राज्य की मदद करते हैं, चौथ कर वसूलने में उनकी सहायता करते हैं पिंडारी। तो ये पिंडारी जो होते हैं ये व्यापारी रहते हैं। तो व्यापारी लोग को लूटपाट कर रहे हैं, तो प्रशासन इससे ख़राब हो रहा है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए हेस्टिंग्स के द्वारा इनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों के खिलाफ या पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। ये पिंडारी कौन है? तो ये लुटेरे हैं और ये मराठों की चौथ कर वसूलने में सहायता भी किया करते थे, ठीक है। तो जब प्रशासन खराब हो रहा है, ये लूटपाट मचा रहे हैं, तो इसी क्रम में हेस्टिंग्स अभियान चलाता है इनके खिलाफ। तो इसी क्रम में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक है। और उस युद्ध को जाना जाता है कैसे? थर्ड आंग्ल मराठा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आंग्ल थर्ड मराठा युद्ध होता है और इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है और पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ ये संधि करते हैं, पुणे की संधि 1818, ठीक है। पुणे की संधि जिसके तहत जो है ये पेशवा को पेंशन देके बिठूर भेज देते हैं, जो कि कानपुर है, कानपुर बिठूर भेज देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से मराठवाड़ा क्षेत्र जो कि कपास के लिए काफ़ी फेमस है, तो मराठवाड़ा क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो जाता है, जिससे इनकी जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी इंग्लैंड में, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कपास के कच्चे माल की यहाँ से इनको वो हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे मराठा प्रशासन पर, आंग्ल मराठा युद्धों की बात, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मराठा प्रशासन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं सीधे। तो हम जल्दी से 5-7 मिनट में जो भी है हम देख लेते हैं मराठा प्रशासन को, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बाद मराठा प्रशासन की। मराठा प्रशासन में भी हम बात कर लेंगे स्वराज क्षेत्र और दूसरे तरफ बात कर लेंगे पड़ोसी क्षेत्रों की, ठीक है। तो हम इन दोनों पर चर्चा करते हैं। तो स्वराज क्षेत्र से जो कर लिया जाता था, इसको बोलते हैं सरदेशमुखी कर, जो कि संबंधित मराठा जो साझेदार हुआ करते थे विभिन्न, उनसे या सरदेशमुखों से लिया जाता था। ये एक वैध कर था, जो कि उनकी आय का मराठा सरदारों की सरदेशमुखों की आय का 10% लिया जाता था इनसे, ठीक है। तो 10% लिया जाता था सरदेशमुखी कर, ये वैध कर था और ये कर सीधे छत्रपति के पास जाता था। 10% छत्रपति के पास, मतलब ये मराठा सरदारों में इनका विभाजन नहीं होता था, ठीक है। तो ये तो बात होगी स्वराज क्षेत्र की। या पड़ोसी क्षेत्र की बात करें तो पड़ोसी क्षेत्रों से कर वसूला जाता था चौथ कर, ठीक है।
चौथ कर वसूला जाता था पड़ोसी क्षेत्रों से। ये आय का 1/4 होता था। जैसे कि पड़ोसी राज्य की टोटल आय है 100, तो उसमें से 1/4 मतलब 25 सीधा सीधा चौथ के रूप में इनके द्वारा वसूल कर लिया जाता था। ये कर मराठा सेना जो है अभियान करके वसूल करती थी। ठीक है, तो ये कर जो है मराठा सेना अभियान करके वसूलती थी। ये करके इसका विभाजन विभिन्न सरदारों में होता था, या विभिन्न मराठा सरदारों में इसका विभाजन होता था। ठीक है, तो जैसे चौथ कर वसूलें, सेना अभियान कर रही है, तो इसमें करो कैसे बढ़ते थे, तो एक को बोलते बाबती, सॉरी यहाँ से मुकास, बाबती, सहोत्रा, नादगुंडा। ठीक, नादगुंडा, तो इस टाइप से इनका विभाजन होता था। तो मुकास जो है 66%, ये जो है संबंधित सरदार को चल जाता था, संबंधित मराठा सरदार को चल जाता। कौन सा संबंधित? जब भाई जिसके नेतृत्व में चौथ कर वसूला जा रहा, तो उस जिस मराठा जो वो है सरदार, उसके जिस मराठा सरदार के नेतृत्व में चौथ कर वसूलने के लिए अभियान चलाया जाता था, तो उस मराठा सरदार को मुगास के रूप में 66% जो लूट का हिस्सा है चौथ कर का है, वो 66% उसको चला जाता था। बाबती की बात की जाए तो ये 25% बाबती के रूप में ये छत्रपति के पास चला जाता था। ठीक है, इसके बाद सहोत्रा की बात की जाए तो ये 6% सचिव को जाता था। ठीक, इस सचिव के पास 6%। नादगुंडा ये 3% हुआ करता था, टोटल चौथ का ये जो वसूल के लाए उसका 3%। ठीक है, उसका 3% रहता था। ये छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था, छत्रपति के विवेक पर कि वो क्या करेगा इसका। अब वो भाई हो सकता है जन कल्याण में लगाए, किसी कार्य में लगाए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये स्वराज क्षेत्र, पड़ोसी क्षेत्र, सर्व देशमुखी कर, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना कि एक वैध कर था। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कितना तो 10%। ठीक है, किसके पास जाता था? छत्रपति के पास। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सर देशमुखी कर का विभाजन विभिन्न सरदारों में किया जाता था, तो ये कथन गलत है। ठीक है, अब इसके बाद चौथ कर की बात की जाए तो ये मोकास इस टाइप में बढ़ता था, मोकास, बाबती, सहोत्रा, नादगुंडा। ये मोकास 66% किसका चौथ कर जितना वसूल कराया वो संबंधित मराठा अधिकारी को चल जाता था। जब बाबती की बात की जाए 25% छत्रपति के पास चला जाता था। ये छत्रपति के पास सीधा सीधा, इसमें कोई वो नहीं है, ये छत्रपति के पास चला गया है। सहोत्रा सचिव के पास 6%, नादगुंडा 3%। ठीक है, इस विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद बात की जाए तो जैसे सॉरी जैसे वहाँ पर मराठा प्रशासन चल रहा है, तो मराठा संबंधित जो गांव है वहाँ पर जो गांव का मुख्य अधिकारी मान लीजिए, गांव का प्रमुख जो होता था उसको पटेल या पाटिल कहा जाता था। जो वो गांव में जो न्यायिक व्यवस्था है या कर से संबंधित जो मामले उसकी देखरेख करता था। एक होता था कुलकर्णी, जो कुलकर्णी है उससे नीचे है, वो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा रख रहा है। ठीक है, लेखा जोखा रख रहा है। उसके बाद हमने पटेल की बात कर ली है, कुलकर्णी की बात कर ली है। ठीक है, तो ये सब अधिकारी होते थे, और ये सारा का सारा फ्रेमवर्क मराठा प्रशासन से संबंधित है। तो हमने बात कर ली है इस आंग्ल मराठा युद्धों के बारे में, मराठा प्रशासन के बारे में। ठीक है, इससे पहले पेशवाओं के बारे में देख लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई मराठा क्षेत्र पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों का नियंत्रण होते चलता है। तो थर्ड युद्ध के माध्यम से जो है फिर उनका पेशवा को पेंशन दे के भेज दिए यहाँ पर भी इनका नियंत्रण हो गया अंग्रेज़ों का। तो ये तो हो गई हमारी मराठा की बात। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे पंजाब के बारे में। तो चलिए ठीक है, एंजॉय करिए, क्लास देखिए।